Section 25 that deals with the power of Supreme Court to transfer suits. हम लोगों ने सेक्शन 23 क्लॉज 3 में ये पढ़ा था कि हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट सूट ट्रांसफर करना है तो किस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी। तो पहले तो क्या होता था 23 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग तो जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर मतलब करवाना चाह रहे हो उसी में एप्लीकेशन लगा देते थे, लेकिन अब इस सेक्शन को ये अप्लाई नहीं होता है। ये दुर्गेश शर्मा वाले केस में मैंने बताया था, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री 2008 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियरली कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि अगर केस को आपको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर कराना है तो आपकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है सूट को ट्रांसफर करने की, तो वो कौन से सूट्स हैं। पहला, अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर करा रहे हो, लाइक यूपी की हाई कोर्ट से एमपी की हाई कोर्ट ट्रांसफर कराना है तो एप्लीकेशन आपकी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। साथ में एक और चीज में कही है, सपोज कीजिए हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ले लीजिए, एंड इस वाले हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट सिविल जज सीनियर डिवीजन। अगर यहाँ इस वाले सिविल जज का केस इस वाले सिविल जज में जाना है, लाइक यूपी के सिविल जज का केस एमपी के सिविल जज के पास जाना है, तब भी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। ये दो केसेस कवर करता है। प्लीज ओपन द बेयर एक्ट, प्लीज कम टू सेक्शन 25। Okay, I am reading the section. Power of Supreme Court to transfer suit, etc. On the application of the party. अब मैं क्लॉज 1 को बता रही हूँ जस्ट। क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, देखिए आप लोगों ने पढ़ा हो सेक्शन 21 में मैंने बताया था कि सेक्शन 24 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास सू मोटो पावर होती है कि वो चाहे तो खुद से भी ट्रांसफर कर सकती है या पार्टी के एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। लेकिन सेक्शन 25 के अंदर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नहीं कर सकती, ये बात याद रखना। ठीक है, ये ट्रांसफर तभी होगा जब पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी, पार्टी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी तभी आपका सूट ट्रांसफर करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो आगे रीड करिए, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने में आपने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको दूसरी पार्टी को नोटिस भी देना होता है, वो अभी हम 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, 25 क्लॉज 2 में पढ़ेंगे कि कैसे नोटिस दिया जाता है। नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम। अब हियरिंग होती है इसके ऊपर, कोर्ट हियरिंग भी करती है जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो। सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड द सुप्रीम कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन 22 में आप लोगों ने पढ़ा था, 22 में एट एनी स्टेज नहीं था, 22 में क्या था, एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। तो ये डिफरेंस है इन सेक्शंस के अंदर। एट एनी स्टेज इफ सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज फॉर एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब एक्सपीडिएंट का मतलब क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीडिएंट? वेरी फास्ट, सॉरी प्लीज रिपीट। जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। एक्सपीडिएंट का यहाँ पे मतलब है नो, यहाँ पे एक्सपीडिएंट का मतलब है नेसेसरी। यस, नेसेसरी। अगर कोर्ट को लग रहा है बहुत जरूरी है जस्टिस के लिए तो वो कोर्ट उसको ट्रांसफर करती है। आगे पढ़िए, डायरेक्ट दैट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू द हाई कोर्ट और द अदर सिविल कोर्ट इन द अनदर स्टेट। मैंने आप लोगों को बताया या तो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करवा लो, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, ये सिविल जज और ये सिविल जज, तो इस वाले सिविल जज से इस वाले सिविल जज करा लो। लेकिन इनके जुरिडिक्शन क्या है, डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर है, तो इनकी एप्लीकेशन भी आपकी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
तो इसको मैं कंक्लूड कर रही हूँ 25(1) को कि पहला तो ये क्या बोल रहा है कि पार्टी की एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है, पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी, नोटिस देगी अदर पार्टी को। ओके, प्रभाकर इज देयर। कोर्ट उस पे हियरिंग करेगी, ठीक है, एज डिजायर, अगर कोर्ट को लगता है हियरिंग होनी चाहिए, कोर्ट हियरिंग करेगी। उसके बाद एट एनी स्टेज, कोर्ट किसी भी स्टेज पे ट्रांसफर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्या है, फॉर द एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। और इसमें क्या है, बस मेन आप लोगों के यही है। तभी आपका ट्रांसफर कहाँ से होगा, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट और एक सिविल जज जूनियर डिवीजन से दूसरे सिविल जज जूनियर डिवीजन, मतलब सिविल कोर्ट कोई भी, जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन। अगर अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी। ये कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ 25 क्लॉज 2 पर। 25 क्लॉज 2 क्या कहता है, एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय a motion which shall be supported by the affidavit। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया है मोशन, इसका मतलब क्या होता है, एनीवन, किसी को पता है यहाँ पे टर्म मोशन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में है। मैडम विदाउट सर्कुलर टाइप इशू करना है, हम 40 डेज का नोटिस देते हैं, 14 डेज का। यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो ए को अपना केस ट्रांसफर कराना है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा। अब एप्लीकेशन तो तब लगेगी, पहले ए को बी को नोटिस देना पड़ेगा, और वो नोटिस 14 डेज का होता है। 14 डेज नोटिस देने के बाद जब 14 दिन पूरे बीत जाते हैं, 14 दिन के बाद 14 डेज के बाद अब ए एप्लीकेशन लगाएगा, और एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट लगाएगा। Yes, yes, Anshul, you are right. Copy, Anshul has written. Just a minute. Copy of application have to be served to the opposite party and have to wait for 14 days. Yes, exactly. इसमें एप्लीकेशन लगाओ। मैम सब मोशन में यही होता है क्या मैम? मैम हर जगह मोशन में यही होता है क्या? हाँ, मोशन बेसिकली ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, ठीक है। तो ये 14 डेज का नोटिस होता है। पहले आप अदर पार्टी जो बी है, ए बी को नोटिस देगा 14 दिन का। 14 डेज पूरे हो जाने के बाद ए एप्लीकेशन लगाएगा, और एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट अटैच करेगा, और एफिडेविट मतलब ये मेंशन करेगा कि यस दैट नोटिस हैज बीन सर्व टू द अपोजिट पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 clause 2। Now come to 25 clause 3। The court to which such suit, appeal or other proceeding is transferred shall, subject to any special direction in the order of transfer, either retry it or proceed from the stage at which it was transferred to it। ये वाला क्लॉज कौन एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है, ये हमने 24 में भी पढ़ा था। एनीवन? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Discretion of the court either to press start the suit or ये किसकी तरह है, ये किसकी तरह है, ये 24 क्लॉज 24 आपका 2 की तरह है, ये 2 की तरह है। क्या बोल रहा है, जैसे सपोज करो यूपी हाई कोर्ट से केस आपका ट्रांसफर हुआ है एमपी हाई कोर्ट, एंड यहाँ पे जो ट्रायल चल रहा था आपका, लाइक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन था कोर्ट के पास। वैसे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि लाइक ट्रायल चल रहा है आपका, और ट्रायल आपका सपोज करो ट्रायल में 10 विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं, राइट। तो जब अब यहाँ 10 विटनेस एग्जामिन हो गए थे, तभी ए ने एप्लीकेशन लगा दी फॉर द ट्रांसफर। अब सूट आपका ट्रांसफर हो गया एमपी हाई कोर्ट पहुंच गया। तो एमपी हाई कोर्ट के पास अब 2 ऑप्शन है, चाहे तो वो सेम पॉइंट से केस को कंटिन्यू कर दे जहां तक केस ट्राई हुआ था, लाइक 10 विटनेस एग्जामिन हुए, तो यहाँ चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर दे, और अगर उसकी मर्जी
हो तो वो फ्रेश ट्रायल कर सकती है, ठीक है, वो शुरू से स्टार्ट कर सकती है केस को, इसको डिनोवो भी बोलते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट्स पे? Novo ma'am spelling DEN. DE मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको डिनोवो भी बोलते हैं, DENOVO मीन्स फ्रेश ट्रायल। कोर्ट चाहे तो पूरा फ्रेश ट्रायल कर सकती है और चाहे तो वो सेम पॉइंट से जहां तक केस पेंडिंग, मतलब जहां तक केस हो गया था उस पॉइंट से दोबारा स्टार्ट कर सकती है, कंटिन्यू कर लेगी केस को। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये एमपी की कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, दोनों चॉइस होती है। तो 25(3) सिर्फ इतना ही कहता है, और 24(2) में भी ये सिमिलर था। जिस भी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफरी कोर्ट चाहे तो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर दे या रिट्राई कर ले, दोनों में सेम पॉइंट्स। ये पीटी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं। तो मैम इसमें स्टेज फिर वैरी नहीं करेगा मैम, मतलब जैसे उसी स्टेज पे रहेगा? सॉरी अनुजा, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी हूँ, क्या पूछना चाह रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे एक सूट से दूसरे सूट केस ट्रांसफर हो रहा है तो ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूँ। कोर्ट 1 से कोर्ट 2 ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। अब जैसे ट्रायल हो गया, ट्रायल हो गया, ओके। हाँ, और सूट एमपी हाई कोर्ट चला गया मतलब सूट, तो फिर तेज वही रहेगा या फिर बैक या फ्रेश, ये कौन डिसाइड करेगा फाइनली? देखो ये अब जैसे आप कह रही हो कि मैम ट्रायल हो गया, ठीक है, तो अब 25 का क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? 25 का क्लॉज 3 ये बोल रहा है कि अब ये कोर्ट 2 के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो सेम पॉइंट से केस को कंटिन्यू कर दे और चाहे तो वो रीट्राई कर ले। मतलब अगर ये कोर्ट 2 का डिस्क्रिशन है, वो चाहती है तो अब इसी ट्रायल को फाइनल मान के आगे डिग्री पास कर सकती है, अगर नहीं तो वो चाहे तो उस केस को दोबारा से इस केस में ट्रायल कर सकती है। ये कोर्ट 2 के ऊपर डिस्क्रिशन है, मतलब ट्रांसफरी कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है। ट्रांसफरी कोर्ट कौन? जिसके पास केस ट्रांसफर हुआ है। गॉट इट? 25(3) यही बोल रहा है, ये इस कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है। ओके अनुजा, 25 क्लॉज 4 देख लेते हैं हम। क्या मैडम कह रहे थे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, क्या कहना चाह रही थी? नहीं सॉरी चंदन, उस केस में मैं क्या बता रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन बस वो मैंने एग्जांपल देने के लिए आप लोगों को बता दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है, राइट? ये हम लोग पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मैं और बाकी क्वेरीज एंड में ले लूंगी। ओके, 25(4) देखते हैं। In dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it is the opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2,000 rupees as it considered appropriate in the circumstance of the case। अब ये क्या बोल रहा है 25 क्लॉज 4 कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अदर पार्टी कौन? जो एप्लीकेंट है, जिसने एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस एप्लीकेंट ने ये केस तो फ्रिविलियस, मतलब फ्रिविलियस क्या होता है? फ्रिविलियस और यस और वेक्शियस, कि लाइक अगर इसने फॉल्स केस फाइल किया है, फॉल्स एप्लीकेशन लगाई है, मतलब सिर्फ अदर पार्टी को परेशान करने के लिए ये काम किया गया है, तो कोर्ट उस एप्लीकेंट को ऑर्डर कर सकती है फॉर कंपनसेशन। वो कंपनसेशन देगा एप्लीकेंट कौन? जो एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है। कंपनसेशन कितने रुपए का देगा? 2,000 रुपीज तक की, मतलब 2,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 क्लॉज 4। तो ये पीटी में पूछ लेते हैं कि कितना अमाउंट, तो पता होना चाहिए 2,000। लिखा हुआ है इसमें कि देख लीजिए आप, नॉट एक्सीडिंग 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ये सभी अमेंडमेंट नहीं हुआ इन सब चीजों में, तो अब कोर्ट 2,000 रुपीज तक का कंपनसेशन उसको देना पड़ सकता है। Depend upon the circumstance of the case also. Yes, as it consider appropriate in the circumstances. No, amount exceed नहीं होगा,
इसमें लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, 2000 से ज्यादा कोर्ट नहीं देगी। सरकमस्टांसेस का मतलब है कि कोर्ट अपने अकॉर्डिंग दे सकती है, 2000 तक दे सकती है, लेकिन 2000 से ऊपर का कंपनसेशन देने को नहीं बोलेगी, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, अब ये उसके ऊपर है, 1000 रुपए दे दे, 1500 रुपए का लगा दे, ये कोर्ट के ऊपर है। तो इसलिए लिखा हुआ है एज इट कंसीडर एप्रोप्रिएट, राइट। लास्ट क्लॉज पे आते हैं, 25 क्लॉज 5। 25 क्लॉज 5 क्या कहता है? The law applicable to any suit, appeal, or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal, or the other proceeding was originally instituted or to have applied to such suit, appeal, or proceeding. अब ये कौन समझाएगा? वैसे ये बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता, लेकिन समझ में आया होगा। किसी को समझ में आया तो मुझे बताओ। नहीं आया? The law will remain same when it will be transferred to other court also. Same procedure will be. ओके, नहीं, देखिए इसका मतलब डिफरेंट है। 25 क्लॉज 5 क्या बोल रहा है कि अब देखो, स्टेट के लॉज अलग होते हैं, डिफरेंस तो होता ही है थोड़ा बहुत सब में, ठीक है, वेरी करते हैं। अब सपोज करो यूपी में केस चल रहा था आपका और एप्लीकेशन लग गई सुप्रीम कोर्ट में, और आपका केस कहाँ ट्रांसफर हो गया? एमपी की कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। तो अब ये 25 क्लॉज 5 क्या पूछ रहा है कि कौन सा लॉ लगेगा? यूपी का लॉ अप्लाई होगा उस केस में, या एमपी का केस लॉ अप्लाई होगा? क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइए कहाँ का लॉ लगना चाहिए, एमपी या यूपी? यूपी का मैम, यूपी का, जहाँ से आया वहीं का। यूपी मैम यूपी का लगेगा। वाई? वैसे ऐसा क्यों, रीजन? क्योंकि मैम वहाँ से ट्रांसफर होता है। केस इंस्टीट्यूट तो यूपी में हुआ है ना। हाँ, अंशुल ने भी लिखा है द लॉ ऑफ कोर्ट वेयर सूट ओरिजिनली फाइल्ड शैल बी अप्लाइड इन द ट्रांसफरी कोर्ट। एग्जैक्टली, यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा? यहाँ जिस कोर्ट से ट्रांसफर हो रहा है उसी कोर्ट का लॉ लगेगा। मींस जिस स्टेट से, यूपी से हुआ है तो मतलब यहाँ पे यूपी का लॉ ही लगेगा। एमपी की कोर्ट ट्राई बेशक कर रही है, नो डाउट, लेकिन लॉ कहाँ का अप्लाई होगा? यूपी का, अकॉर्डिंग टू द यूपी लॉ। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है यहाँ तक? ये 25 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड। किसी को सेक्शन में डाउट है तो प्लीज बताइए। प्लीज लेट मी नो, कोई डाउट या क्लियर हो गया है सबको? मैम क्लियर। ओके ओके, ठीक है।